नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे, हम तकरार नहीं चाहते, हम बातचीत के जरिए निपटना चाहते हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेर कहते हैं, केंद्र के साथ बैठक कल शाम 5 बजे होगी। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने बुधवार को कहा कि वो फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि कल की बैठक को हम देखेंगे, हम शांतिपूर्वक शंभू बॉर्डर पर बैठेंगे। बैठक सकारात्मक रही तो हम आगे भी चर्चा करेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि हम टकराव नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन से कार्रवाई क्यों की गई। 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भाजपा नेतृत्व किसान आंदोलन से घबरा गया था, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इसके प्रभाव को लेकर चिंतित था। उनको लग रहा था कि प्रदर्शन से पश्चिमी यूपी में उसके जाट समर्थन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा इसलिए भी दबाव नहीं ले रही है क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी ने उनके साथ हाथ मिला लिया है। यूपी के एक पार्टी नेता ने कहा कि जाटों के पितामह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जाट किसानों में गुस्सा भी कम होगा। पार्टी को मौजूदा आंदोलन में वैसा प्रभाव पड़ने की कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान बगैर बातचीत और समाधान के वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत नहीं करती है तो दिल्ली की तरफ तो जाएंगे ही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास समाधान निकालने के लिए 16 फरवरी तक का समय है। पंजाब से जाने वाले किसानों को हरियाणा सीमा पर भी रोका जा रहा है। इसी में हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। इस पर पंजाब के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल न करे। पंजाब के पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पर्रे ने अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि वो अम्बाला के पास शंभू सीमा पर पंजाब के क्षेत्र के अंदर अपने ड्रोन न भेजें। किसानों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। वे किसान आंसू गैस से बचने के लिए जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इन बोरियों को गीला करके गोले के ऊपर डाल देते हैं, जिससे गीली बोरियां धुएं को रोकने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही किसान ड्रोन पर मारने के लिए टेनिस बॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता रहे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आए हैं और किसानों पर हो रही पुलिस की कार्रवाई को लेकर दुख जताया है। साक्षी मलिक ने लिखा है, देश के अन्नदाता किसानों के साथ हुए इस व्यवहार से बेहद दुखी हूँ। मेरी सरकार से विनती है, तुरंत इनसे बात करके इनकी समस्याओं को दूर करें, इनसे किए वादे पूरे किए जाएं। वहीं बजरंग पूनिया ने लिखा है, देश का पेट भरने वाले किसान सम्मान के हकदार हैं, इस तरह के बर्ताव का नहीं। सरकार को उनके घाव देने के बजाय उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। विनेश फोगाट ने भी कहा है, किसानों पर इस तरह का अत्याचार निंदनीय है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने को लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस लगातार इन लोगों को वापस करने की कोशिश में लगी हुई है। इन सबके बीच किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात बेकाबू होते दिखे, जिससे कई किसान घायल हो गए। इन घायल किसानों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है और इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। घायल किसान इस दौरान बताता है कि उसकी एक आंख में छर्रा लगा है और हाथों में। इसके अलावा बाकी किसानों के बारे में बताता है कि एक किसान के तो दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर। इनका शोषण करना ठीक नहीं। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का जश्न मनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI में मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में स्वामीनाथन की अर्थशास्त्री बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोके जाने की खबरों का जिक्र किया और कहा कि देश के वैज्ञानिकों को किसानों से परामर्श करना चाहिए, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल हो रहा है। शराब घोटाले में ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को छठा समन दिया गया है।
19 फरवरी को सीएम को पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी कई समन सीएम को जा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा उन समन को ही गैर कानूनी बताया गया है। उसी वजह से एक बार भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है। लेकिन इस बार जो समन गया है उसे कोर्ट की सुरक्षा दी गई है। कोर्ट ने साफ कहा था कि सीएम केजरीवाल को जांच के लिए पेश होना पड़ेगा। अब सवाल वही है कि अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। जानकार मानते हैं कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक्टर अक्षय कुमार, शंकर महादेवन, दिलीप जोशी जैसे कई हस्तियां भी इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बने हैं। जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति थी, वैसा ही माहौल अबू धाबी में भी देखने को मिला है। यह मोदी ने इस नए मंदिर में विशेष आरती में हिस्सा भी लिया। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान की अनुमति नहीं दिया जाना भारतीय मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की ये मांग रही है कि वीवीपैट पर्चियों के मिलान को बढ़ाकर 100% तक किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि 100% वीवीपैट की अनुमति न देना भारतीय मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है। नीतीश कुमार के 200 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर प्रशांत किशोर ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि अगली बार जेडीयू के अगर 20 विधायक भी जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश से लोग गुस्साए हुए हैं। अब नीतीश किसी के साथ चुनाव लड़ने, लेकिन उनकी 20 सीटों से अधिक सीटें नहीं आएगी। अगर आ गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का विजन था, उससे जुड़ने के लिए मैं बीजेपी में आया हूँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शास्त्री जी के विजन को मैं और मजबूती से आगे ले जा सकूंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया है। युवक को नंगा करके छत से उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटा गया है। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। घटना के 3 महीने बाद युवक ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी ने बुधवार को अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से, जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को महाराष्ट्र से टिकट दिया गया है। चौहान सोमवार को कांग्रेस छोड़ने के बाद मंगलवार को बीजेपी के साथ आ गए थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए बीजेपी ने गुजरात से 4 और महाराष्ट्र से 3 उम्मीदवार उतारे हैं। नड्डा फिलहाल हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा से सदस्य हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के पास हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से सोनिया गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उनके अलावा पार्टी ने बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से भी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से जारी इस सूची में राजस्थान से सोनिया गांधी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने नामांकन भी कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 4 और उड़ीसा की 1 राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मध्य प्रदेश और अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 2 और सीटों पर उमेश नाथ महाराज और माया नारोलिया के नाम का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बारे में अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि उनके बयानों को निजी बयान कहा जाता है, जबकि पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय महासचिवों का बयान पार्टी का होता है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी में बिना किसी पद के बने रहेंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए ये याचिका दायर की थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
कहा गया है कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका वापस ली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री ना बनने को ये ना समझा जाए कि वो राजनीति से किनारा कर रहे हैं। मरियम ने कहा है कि अगले 5 साल वो न सिर्फ खूब सियासत करेंगे बल्कि पंजाब और केंद्र में अपनी सरकारों का मार्गदर्शन भी करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।